बिमल रॉय ज्यादातर कला और कमर्शियल सिनेमा मिलकर एक ऐसी फिल्म बनाते थे जिसे एक बेंचमार्क माना जाता था। मेरा मुंह सीधे, वो आजकल की हवा में पड़ा लिखा पड़ा लड़का है। पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में डायरेक्टर बिमल रॉय ने विटोरियो डी सिका की 1948 की इटालियन फिल्म बाइसिकल थीव्स देखी। घर लौटते समय ट्रेन में उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी अगली फिल्म को उस फिल्म की तरह ही रियल बनाएंगे और लोकेशन पर शूटिंग करेंगे। उनकी पत्नी मनोबिना रॉय ने याद किया कि उनके उत्साहित पति ने स्क्रीनिंग के तुरंत बाद अपनी यूनिट को एक कहानी सोचने के लिए कहा। फिल्म 2 बीघा जमीन म्यूजिक कंपोजर सलिल चौधरी द्वारा लिखी गई एक छोटी कहानी रिक्शावाला पर आधारित थी। ये एक ऐसे किसान के बारे में थी जो अपनी 2 एकड़ जमीन बचाने के लिए जरूरी 235 रुपए कमाने के लिए कोलकाता की सड़कों पर दर-दर भटकता है, लेकिन आखिर में औद्योगीकरण के कारण उसे अपनी जमीन खोनी पड़ती है। चौधरी रॉय को अपना आइडिया लेने के लिए सहमत हो गए, लेकिन इस शर्त पर कि वो फिल्म का संगीत देंगे। फिल्म का टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर की एक मशहूर कविता दुई बीघा जोमी से लिया गया है। इस फिल्म में बलराज साहनी, मास्टर रतन और निरूपा रॉय मुख्य भूमिकाओं में हैं। ये कहानी एक किसान शंभू महतो की है, जो अपनी पत्नी पार्वती, बेटे कन्हैया और पिता गंगू के साथ एक छोटे से गांव में रहता है। शंभू के पास 2 बीघा जमीन है, जो उसके परिवार की जीविका का एकमात्र साधन है। गांव का जमींदार ठाकुर हरनाम सिंह कुछ व्यापारियों के साथ मिलकर अपनी जमीन पर एक मिल बनाना चाहता है, ताकि गांव में समृद्धि आए। बीच का ये 2 बीघे का टुकड़ा तो शंभू का है। शंभू अगर अपनी जमीन न बेचे तो यहाँ मिल बन ही नहीं सकती। क्यों रे शंभू, तू बेचेगा अपनी जमीन? पागल हो गए हो क्या? मैं अपनी जमीन कभी नहीं बेचूंगा। हरनाम सिंह को भरोसा है कि वो शंभू की जमीन खरीद लेगा, क्योंकि शंभू ने उससे कई बार कर्ज लिया था। वही गोपीपुर में मेरी जमीन के साथ लगती हुई जो तेरी 2 बीघा जमीन है, वो मुझे चाहिए। वही मैं मिल लगवा रहा हूँ। ले, अंगूठा लगा दे झट से। इसके बदले में जो मैंने कर्जा तुझे दिया है वो सब माफ कर दूंगा। मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। थोड़ी सी मोहलत दीजिए हजूर। मुझे गरजमंद समझकर कस रहा है। वो शंभू को बुलाकर कर्ज के बदले जमीन बेचने का प्रस्ताव देता है, लेकिन शंभू अपनी आजीविका बेचने से मना कर देता है। जमीन चले जाने पर ही तो किसान का सत्यानाश हो जाता है हजूर, और फिर उस जमीन पर तो हमारा 7 पीढ़ी पुराना मकान है। नहीं हजूर, जमीन तो मैं किसी हालत में नहीं बेच सकता। ये मजाल, इतनी जुर्रत? अच्छा, तो कल तक मेरी सारी रकम मैं सूद के चुका जाऊं। कल तक? 4 दिन तो दीजिए सरकार। काफी मोहलत दे चुका हूं। शंभू जब हिसाब करता है तो उसे लगता है कि कर्ज 65 रुपए है। वो अपनी पत्नी के सोने के झुमके और घर का सामान बेचकर पैसे जुटाता है, लेकिन जब वो मुनीन के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि कर्ज 235 रुपए बना दिया गया है। मुनीम ने खातों में हेराफेरी की थी। उसकी कोई रसीद है? रसीद तो नायब जी ने दी नहीं हजूर। अगर नायब जी ने कोई रसीद नहीं दी। अनपढ़ होने के कारण शंभू कोर्ट में यह साबित नहीं कर पाता और जज उसे 3 महीने के भीतर पैसे चुकाने का आदेश देता है, वरना जमीन नीलाम कर दी जाएगी। इसलिए अदालत की राय में शंभू महतो को यह कर्ज चुकाना ही पड़ेगा, मगर उसकी माली हालत को देखते हुए अदालत उसे 3 महीने की मोहलत देती है। अगर इस अरसे में भी शंभू महतो सारा रुपया न चुका दे तो ठाकुर हरनाम सिंह उसकी जमीन जायदाद नीलाम करा लेने के हकदार। दया कीजिए हजूर, इतनी कम मोहलत में मैं सारा रुपया कैसे चुका सकूंगा? मेरा बुढ़ा बाप है हजूर, मेरा छोटा सा बच्चा है। हम सब भूखे मर जाएंगे हजूर। इस जमीन
पैसे कमाने के लिए शंभू अपने बेटे कन्हैया के साथ कलकत्ता चला जाता है। वहां का जीवन बहुत कठिन होता है। वो देखो क्या है। तेरे कारण तो और भी मुसीबत हो गई। शंभू और कन्हैया फुटपाथ पर सोते हैं और अपना बचा कुचा सामान भी खो देते हैं। शंभू वहां रिक्शा चालक का काम शुरू करता है और कन्हैया जूते पॉलिश करने लगता है। गांव में पार्वती और गंगू भूखमरी की हालत में दिन काटते हैं। पेट भरने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए। हाँ, हम गरीबों के पास तो और कुछ नहीं है। आज मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। बच्चों तो समझ गया रे बेटा, लेकिन इस तरह भूखे रह रहकर हम कितने पैसे बचा सकते हैं। मियाद पूरे होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। दिन पूरे होने वाले होते हैं और शंभू के पास पर्याप्त पैसे नहीं होते। और जल्दी, और तेज चलाना। अच्छा बाबू, अरे जल्दी चला। चल चल, 4 रुपए दूंगा। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में शंभू एक तेज रिक्शा दौड़ने की रेस में दुर्घटना का शिकार होकर घायल हो जाता है। क्यों लाया? किसने कहा था लाने के लिए? डॉक्टर ने कहा था तो मैं तुझसे 1000 बार कह चुका हूँ, तू फजूल में पैसे जाया मत किया कर। पिता की हालत देखकर कन्हैया चोरी करने की कोशिश करता है। देंगे। इतने रुपए ये सब कहाँ से मिले? कहीं से भी आए बापू, तुम ये खा लो ना बापू। नहीं, जब तक तू नहीं बताएगा मैं नहीं खाऊंगा। ये सब किसने दिए? मेरे एक दोस्त ने बापू। दोस्त कौन दोस्त? क्या करता हूँ? वो बापू, पिता की हालत देखकर कन्हैया चोरी करने की कोशिश करता है, वो पैकेट जिसके लिए शंभू उसे मारता है। चोरी का माल लाया तू मेरे सामने? चोरी का माल? किसान का बेटा होकर तूने चोरी की? चोरी चोरी बेईमान! गांव में चिंता के कारण पार्वती कलकत्ता पहुंचती है, जहां एक बदमाश उसे लूटने की कोशिश करता है। भागते समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इत्तेफाक से शंभू ही उसे घायल अवस्था में रिक्शे पर अस्पताल ले जाता है। तुम मर गई। पार्वती की जान बचाने के लिए शंभू को अपनी सारी जमा पूंजी दवाओं और इलाज पर खर्च करनी पड़ती है। अंत में कर्ज न चुका पाने के कारण शंभू की जमीन नीलाम हो जाती है और उसके पिता गंगू सुध बुध खो बैठते हैं। जब शंभू का परिवार गांव लौटता है तो वे देखते हैं कि उनकी जमीन पर फैक्ट्री बन रही है। शंभू अपनी जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी लेने की कोशिश करता है, लेकिन चौकीदार उसे रोक देता है। नहीं भाई, कुछ नहीं। चोर कहीं का कुछ नहीं। क्या दिखा, क्या चुराया है दिखा। बलराज साहनी का चुनाव शुरू में बिमल रॉय ने मुख्य भूमिकाओं के लिए पैडी जयराज, त्रिलोक कपूर और नाजिर हुसैन को कास्ट करने का प्लान बनाया था। फिर उन्होंने 1951 में हम लोग में बलराज साहनी का परफॉर्मेंस देखा और उन्हें कास्ट करने का फैसला किया। बिमल रॉय के इस फैसले की उनकी टीम ने आलोचना की, क्योंकि साहनी ने ज्यादातर अमीर लोगों के रोल किए थे। बलराज साहनी ने रोल के लिए बेहतर तैयारी करने के लिए रिक्शावाला की भूमिका के लिए सच में कोलकाता की सड़कों पर रिक्शा चलाया और अपने पात्र में रियलिटी लाने के लिए कई रिक्शा चालकों से बात की, और उनमें से कुछ उसी स्थिति का सामना कर रहे थे जैसा कि फिल्म में दिखाया गया था। एक्ट्रेस निरूपा रॉय ने उस समय तक कई पौराणिक फिल्मों में ज्यादातर हिंदू देवी का रोल किया था। उन्हें पार्वती के रोल के लिए कास्ट किया गया था। उन्होंने फिल्म में अपने सीन्स के लिए असल में आंसू बहाए और कहा, यह पहली फिल्म है जिसमें मैंने आंसू बहाने के लिए ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं किया। बिमल रॉय ने इस फिल्म को विदेश में कलकत्ता द क्रूवल सिटी नाम से डिस्ट्रीब्यूट किया। बिमल रॉय ने परिणीता और 2 बीघा जमीन की शूटिंग एक ही समय में कोलकाता में की थी। ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म के एडिटर और सिनेरियो राइटर थे।
उन्होंने मीना कुमारी से पूछा कि क्या वो फिल्म में कैमियो करेंगी, जिस पर फिल्म की स्टिल्स देखने के बाद वो राजी हो गईं और अपने 33 साल के फिल्मी करियर में पहला गेस्ट अपीयरेंस दिया। 2 बीघा जमीन में बूट पॉलिश वाले सीन को लिखने में मुख्य रूप से निर्देशक बिमल रॉय और पटकथा लेखक नबेंदु घोष का योगदान था, जिसमें एक छोटे लड़के रतन की गरीबी और संघर्ष को दिखाने के लिए इस दृश्य को रचा गया था, जिससे दर्शकों के दिलों पर गहरा असर पड़े और सामाजिक संदेश दिया जा सके। क्या किसी की जेब काटने का इरादा है? जेब क्यों काटूंगा? जेब काटना तो बहुत बुरी बात है। अरे वाह रे युधिष्ठिर, वाह। मेरा नाम युधिष्ठिर नहीं। जगदीप ने इस किरदार को बिना किसी बनावट के मुरली वाला का नहीं है? पूरी सहजता और आत्मविश्वास के साथ निभाया, जैसा कि चाइल्ड एक्टर के लिए मुश्किल होता है। भाई, मैं और मेरे बापू आज ही यहाँ पहुँचे। तुम्हारा नाम क्या है? लालू। लालू उस्ताद। हाँ तो लालू। लालू नहीं, लालू उस्ताद। हाँ हाँ, लालू उस्ताद। कहाँ जा रहे थे? बगदाद। अबे यार, बगदाद। यह फिल्म भारतीय गांवों की गरीबी और शहरी जीवन में श्रमिकों के संघर्ष को दिखाती है। उन्होंने जगदीप को टिप्स दिए और काम के गुण सिखाए, जैसे ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने का तरीका, भावनात्मक गहराई। लेखन में इस बात पर जोर दिया गया था कि गरीबी के बावजूद इन बच्चों में नैतिकता और एक दूसरे के प्रति दया भाव। बाबूजी आपसे कोई ज्यादा थोड़ी लेगा। एक आना देगा। एक आने में जूता पॉलिश नहीं होगा, सिर्फ पैर पॉलिश हो सकता है। जब कन्हैया पॉलिश करना शुरू करता है तो लालू उसे ग्राहक के मोजे गंदे होने से बचाने के लिए खुद पॉलिश करता है और बाद में पैसे कन्हैया को दे देता है, यह कहते हुए कि अगर पहली बार में मोजे गंदे हो जाते तो उसे आगे ग्राहक नहीं मिलते। तू समझ रहा था मैंने तेरा ग्राहक छीन लिया है? अबे तू अनाड़ी है। उस बाबू ने मोजा पहन रखा था, अगर गलती से उसके मोजे पर पॉलिश लग जाता तो उसका पैर जूते समेत धड़ाम से खोपड़े में पड़ता है। हाँ। पॉलिश? मेरे पास काला पॉलिश नहीं बाबूजी, उसके पास करेगी फर्स्ट क्लास पॉलिश करता है। हाँ बाबू। इस फिल्म के बूट पॉलिश दृश्यों और इसमें रतन कुमार के अभिनय ने राज कपूर को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने इसके बाद अपनी प्रसिद्ध फिल्म बूट पॉलिश 1954 बनाई। फिल्म 2 बीघा जमीन के सिनेमेटोग्राफर थे कमल बोस। कमल बोस ने इस फिल्म में इटालियन नियो रियलिज्म से प्रभावित होकर बहुत ही रियलिस्टिक और सिंपल फिल्मिंग की। उन्होंने फिल्म को स्टूडियो के बजाय सड़कों और असली लोकेशंस पर शूट करके भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा दी। फिल्म में उन्होंने लो की लाइटिंग और नेचुरल लाइट का बेहतरीन इस्तेमाल किया, जिससे एक गरीब किसान के संघर्ष और कोलकाता की तंग गलियों का दर्द पर्दे पर जीवंत हो उठा। इस फिल्म के दृश्यों ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। फिल्म का वह दृश्य जहां शंभू बलराज साहनी कोलकाता की सड़कों पर रिक्शा खींचता है, उसे कमल बोस ने इतने प्रभावशाली ढंग से फिल्माया कि दर्शक आज भी उसे देखकर भावुक हो जाते हैं। फिल्म 2 बीघा जमीन के आर्ट डायरेक्टर थे बंसी चंद्रगुप्त, जिन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे महान प्रोडक्शन डिजाइनरों में से एक माना जाता है। बंसी चंद्रगुप्त ने इस फिल्म में वास्तविकता को इतनी बारीकी से उतारा कि दर्शकों के लिए फिल्म के सेट और असली लोकेशन के बीच फर्क करना मुश्किल था। हालांकि उन्हें 2 बीघा जमीन के लिए जाना जाता है, लेकिन वे सत्यजीत रे के पसंदीदा कला निर्देशक थे और उन्होंने पाथेर पांचाली जैसी कालजयी फिल्मों में भी काम किया। इस फिल्म में उन्होंने ग्रामीण बंगाल और कोलकाता की गलियों को बहुत ही साधारण लेकिन प्रभावशाली ढंग से दिखाया, जो फिल्म की गरीबी और संघर्ष की थीम को गहराई देता है। उन्हें भारतीय सिनेमा में रियलिस्टिक आर्ट डायरेक्शन का जनक माना जाता है। उन्होंने सेट डिजाइनिंग को केवल सजावट तक सीमित न रखकर उसे कहानी का एक हिस्सा बनाया। बाबा, रिक्शा तो जरा छोटी पड़ेगी ना, बल्कि तुम एक लारी बना दो। मेरे भी मस्करी हुआ तो है। ठहर जा जरा, हैं? ए रानी, जा भाग। अब देखो, अब ये सब बंद करो। बन गया माँ, बन गया। सावन ढोल बजाता आया, दिन तक मन के मोर नचाता आया। फिल्म का म्यूजिक सलील चौधरी ने बनाया था और गाने के बोल
शैलेंद्र ने लिखे थे। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, मौसम बीता। ऑल इंडिया रेडियो को दिए एक इंटरव्यू में चौधरी ने बताया कि अपनी कहानी छोड़ जा, धरती कहे पुकार के की धुन रेड आर्मी के मार्च गाने से प्रेरित होने के साथ साथ भैरवी से भी प्रभावित थी, जिससे इसे कोमल गांधार गा लहजा दिया गया ताकि यह और नरम हो जाए। गजब तोरी दुनिया, दो बीघा जमीन, actually the end was that Paro dies due to the accident. Have you seen Do Bigha Zameen? Last scene is that she, in the original thing, she dies, and Mahato, naturally he loses everything. He not only he loses his land, whatever money he has saved, he has to spend it for his wife, but without any result because she dies after all. And the final scene where the film ends was a wall of bricks being put one by one, and the background music was that, you know, that sound of the brick putting like that, and imposed on that the drip blood that was going, that is on, and she down, death, she dies. That is the end of the film. And Balraj Sahani, Shalil Chaudhary, they all thought it is a poetic, beautiful end. She should die. So I fought with them. Actually, I told my husband that, why do you want to make the woman die? Why should he lose everything? Okay, I understand the land, though, because I mean, for which he staked everything. He came to the city, he gave his blood to earn even a few rupees and saving it. Every day he was angry with his son because he had also started earning. He thought, the father thought he is a Kisan ka beta chor. But it's so much pride in him. And after doing all that, so much sacrifice, his wife ultimately in for what? Because land, loss of land was the main thing. Your premise of the entire film is Do Bigha Zameen, which he loses. Now why bring another tragedy into it? I don't think it is right, and I wouldn't accept it. So my husband, partly convinced, he went and told these people, your bhabhi is objecting to this. So they all called me to the set. The last scene was going on, being shot. Do Bigha Zameen came and sat near my feet. I said, what are you doing? This is terrible. Don't you think this is a poetic end? It should end on poetry. I said, poetry, my foot. I don't believe in that kind of poetry here. This entire, I don't like this. And don't try to argue with me. And they, all of them came, sat around me, trying to convince. I was unconvinced till the end. I said, no, you can't kill her. Let her get back her life. They will go anyway. They will go. By the time they reach their village, it's already been taken over. They have no right to that. For which the whole thing, the whole story lies in saving this piece of land. Ultimately, he fails because he can't do that. The zamindar is too strong and he has taken over the land. That, what more tragedy do you want in his life? Why? For what? So anyway, they were ultimately, I know I wouldn't go into all the details, how they argued, how they tried to convince me. I was absolutely adamant. My husband did change that, did keep that head. फिल्म दो बीघा जमीन ने भारतीय न्यू रियलिस्ट आंदोलन और भारतीय न्यू वेव, जो 1950 के दशक में शुरू हुआ था, में भविष्य के फिल्म निर्माताओं के लिए नई राहें बनाई। एक औसत सफल कमर्शियल होने के बावजूद फिल्म को नेशनल फिल्म्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए ऑल इंडिया मेरिट ऑफ सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। चलो बापू, ग्रैंड होटल चले। वो कहाँ है रे? वो देखो बापू, वो जो सामने। दो बीघा जमीन
फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली फिल्म बनी और फिल्म नीचा नगर के बाद कान फिल्म फेस्टिवल में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी, जिसने पाल्मे डियोर ग्रैंड प्राइज जीता था। यह कार्लोवी वेरी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सामाजिक प्रगति पुरस्कार की विजेता भी थी। 2005 में इंडिया टाइम्स मूवीज ने इस फिल्म को टॉप 25 जरूर देखी जाने वाली बॉलीवुड फिल्मों में शामिल किया। यह फिल्म चीन और यूएसएसआर में भी रिलीज हुई थी। बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन सच में ही एक कल्ट फिल्म है। आपने अगर फिल्म नहीं देखी तो जरूर देखिए और कमेंट्स में अपनी राय दीजिए। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और बहुत सी बात करेंगे अगली वीडियोस में।